फिर शुरू करना पड़ेगा दोबारा से। खैर, तो टॉपिक क्या है? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय आंदोलन। हमने देखा कि अक्टूबर 34 में बनी। कौन कौन लोग हैं उनके नाम मैंने आपको बता दिए हैं। जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, पटवर्धन, है ना, कमला देवी चट्टोपाध्याय, ये सब इनके नाम हैं बनाने वालों के। मूल प्रश्न था कि क्यों बनी, तो मैंने आपको जवाब दिया कि बनाई उन सभी कांग्रेसी ने जो गांधी के चेले हुआ करते थे, लेकिन समय के साथ साथ इन लोगों की गांधी से असहमति, विरोध नहीं, असहमति सामने आने लगी थी, और उसी असहमति का परिणाम था ये पार्टी। तो क्या कहेंगे? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी उन लोगों के द्वारा बनाई गई जो गांधी से पूर्ण सहमत नहीं थे। पूर्ण का मतलब गांधी के उद्देश्य से तो सहमत हैं, लेकिन गांधी के तरीकों से पूर्ण सहमति नहीं है। और तरीके भी सारे तरीकों का विरोध नहीं है, एक तरीके का विरोध है। कौन सा तरीके का विरोध है? कि गांधी ने, साफ साफ लिखना, पूछा भी गया है कि गांधी ने जिस तरीके से इरविन के सामने समझौता किया उससे सहमत नहीं थे। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बेसिकली गांधी इरविन समझौते के विरोध से पैदा हुई है। ठीक है, क्यों? तो मैंने तब भी लिखाया था, इरविन समझौते की आलोचना किसने की थी? इन्हीं लोगों ने की थी, कि गांधी ने घुटने टेक दिए। तो दूसरा प्रश्न बन गया कि किसने गांधी को इरविन समझौते के लिए कहा कि गांधी ने घुटने टेक दिए? तो सोशलिस्ट लोगों ने कहा कि गांधी ने घुटने टेक दिए। क्यों टेक दिए? क्योंकि ये लोग मानते हैं कि गांधी उस समय पूर्ण आजादी की बात करनी चाहिए थी गांधी, जो कि 1929 में कांग्रेस मांग चुकी थी। तो जब आप पूर्ण आजादी मांग चुके हो, फिर गोलमेज में जाने का क्या मतलब था? नंबर एक, इस पॉइंट पर इन लोगों का विरोध है। नंबर दो, कि भगत सिंह वगैरह को नहीं बचा सके गांधी, वो भी विरोध समझ में आता है। लेकिन मेन विरोध वही था कि इन्हें पूर्ण आजादी की बात करनी चाहिए थी, और गांधी ने वो नहीं की। गांधी में समझौते में 11 मांगों के अलावा गांधी ने कुछ नहीं कहा था, आपको याद होगा। ठीक है ना? तब ये लोग कहते हैं कि गांधी अभी भी वही पुराना रोना लेके चल रहे हैं, गांधी कंजर्वेटिव हो गए हैं, गांधी प्रोग्रेसिव नहीं है। ठीक है, तो कहा जाता है कि सीएसपी बेसिकली सोशलिस्ट और प्रोग्रेसिव आइडिया वाले लोगों का संगठन था। तो प्रोग्रेसिव समझ रहे हो क्या है? यहाँ पर प्रोग्रेसिव का मतलब, अब हमें आजादी, गांधी को आजादी मांगनी चाहिए। हम अभी भी गांधी के साथ हैं, लेकिन हम गांधी को ये बताना चाहते हैं कि अब देश आजादी की तरफ देख रहा है, ना कि गोलमेज सम्मेलन की तरफ देख रहा है। आगे बात समझ में? इसलिए इन लोगों ने कांग्रेस नहीं छोड़ी, कांग्रेस में रहते हुए उन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनाई। आई बात समझ में? जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा, दो बड़े नेता इस पार्टी के समर्थन में हैं, सुभाष और नेहरू, लेकिन वो मेंबरशिप नहीं लेंगे। माइंड इट, दे डिडंट ज्वाइन CSP. They participated in CSP activities, but they didn't join. उन्होंने ज्वाइन नहीं किया इसको। ठीक है, और इसी समय नेहरू के लिए सुभाष ने क्या कहा था कि नेहरू हृदय से क्या है? वामपंथी हैं, सोशलिस्ट हैं, लेकिन सॉरी, दिमाग से सोशलिस्ट या लेफ्टिस्ट हैं, लेकिन हृदय से क्या है? वो गांधी को डिनाई नहीं कर सकते। तो यहां भी देखो, नेहरू ने कहा था, अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि गांधी ने क्या, नेहरू ने क्या बोला था कि कांग्रेस और समाजवाद साथ साथ चल सकते हैं, है ना? लेकिन मैं नहीं चाहूंगा कि कोई ऐसी पार्टी बने जो कांग्रेस को कमजोर करे। आगे बात समझ में आता है? ठीक है, तब तो आगे आप लिखेंगे 1936 में, आगे लिखिए, जयप्रकाश नारायण ने एक किताब लिखी, समाजवाद ही क्यों, वाई सोशलिज्म टू। समाजवाद ही क्यों, ये पूछी जाती किताब, वाई सोशलिज्म।
और उसमें उन्होंने सीएसपी की नीतियों का खुलासा किया। तो क्या लिखेंगे? सीएसपी की विचारधारा या उनका सोच, चिंतन क्या है। तो चिंतन कहाँ मिलता है हमें? जेपी की किताब समाजवाद ही क्यों। जेपी ने समाजवाद पर बहुत अच्छा लिखा है। नेहरू के बाद अगर कोई नाम पैदा हुआ भारत में समाजवाद में, तो वो दूसरा नाम कौन था? जयप्रकाश नारायण। तीसरा नाम था राम मनोहर लोहिया। इन तीन के अलावा बाकी सब समाजवादी होंगे, लेकिन उन्होंने समाजवाद का लाभ उठाया, समाजवाद को दिया कुछ नहीं था। एक नेता और बाद में पैदा हुआ छोटा सा, जो इन लोगों का चेला था, जॉर्ज फर्नांडिस। आपको पता है ना कि लोहिया के चेले थे लालू, मुलायम, नीतीश कुमार, शरद यादव और जॉर्ज फर्नांडिस। इनमें से सबसे ज्यादा ईमानदार कौन निकले? जॉर्ज फर्नांडिस। बाकी सब तो नेता बन गए, लेकिन वो हमेशा समाजवादी रहे। एनीवे, तो हम बात कर रहे थे पार्टी की आइडियोलॉजी और प्रोग्राम्स की, जो हमें इस किताब में मिल जाती है। नंबर 1, तो बताओ पहला गोल क्या होगा पार्टी का? इतने डिस्कशन के बाद आपको पता लग जाएगा। सर, हम्म। इगैलिटेरियन सोसाइटी की ना स्थापना। ना। उसका उस समय तात्कालिक गोल सर इनका। हाँ भाई, जनता को आकर्षित वो तो करना। आजादी हो गए थे। बिल्कुल भाई, जनता को आकर्षित करना है ना। समतावादी समाज तो मार्क्सवाद भी मान रहे हैं, तो नेहरू भी मानते हैं, गांधी भी मानते हैं। ये लोग अलग किस बात पर हैं? इसी बात पर कि हमें पूर्ण आजादी चाहिए। तो इनका पहला प्रोग्राम था, पहली आइडियोलॉजी थी कि भारत को पूर्ण आजादी की तरफ, गांधी को पूर्ण आजादी की तरफ जाना चाहिए। नंबर 2, भारतीयों को अपना संविधान और अपनी संविधान सभा मिलनी चाहिए। यानी वो संविधान सभा जो भारतीय खुद बनाए, ना कि वो जो ब्रिटिश दे रहे हैं। तीसरा, अब आप आशीष वो लिख सकते हो कि समतावादी समाज की स्थापना। तो ऐसा लिखो, जो उत्पादक वर्ग है, उत्पादक वर्ग कौन है? किसान और मजदूर, दो ही प्रोड्यूसर क्लास होती है। तो उत्पादक वर्ग को उत्पादन की प्रक्रिया में पूर्ण भागीदारी, पूर्ण भागीदारी का मतलब ये है कि पूंजीपति भी रहें, उनके लिए मनाही नहीं है। जबकि साम्यवाद में क्या था? पूंजीपति गायब हो जाएंगे, मजदूर किसको मारेगा? पूंजीपति को मारेगा। समाजवादी में क्या होगा? मजदूर पूंजीपति को मारेगा नहीं, बल्कि क्या करेगा? वो भी पार्टिसिपेंट बनना चाहता है प्रोडक्शन सिस्टम में, जो आज हमें दिखाई देता है ना। आज भी लेबर एक्ट, कंपनी एक्ट क्या कहता है कि किसी भी कंपनी के 100% में शेयर में एक हिस्सा मजदूरों का भी होता है। ये नियम है। यानी जो लेबर है वो भी क्या है? फैक्ट्री का मालिक है। वही वो चाहते थे और वो माना भी गया बाद में। तीसरा, ये सब बहुत अच्छे से लिखना, क्योंकि ये हर किताब में नहीं लिखा हुआ है। वो मानते थे कि राज्य की भूमिका आर्थिक विकास में सबसे ज्यादा हो। वेलफेयर स्टेट कंसेप्ट आ गया यहाँ पर। द वाइटल रोल ऑफ स्टेट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्योंकि बिना राज्य की मदद से ये संभव नहीं है। तीसरा, इन लोगों ने कॉपरेटिज्म को बढ़ावा दिया, सहकारिता को, और कहा कि अगर राज्य लोगों को सहायता देना चाहता है तो ये सहकारिता, कोऑपरेटिज्म की बदौलत के थ्रू होना चाहिए। तो फाइनेंशियल सपोर्ट टू द पीपुल थ्रू कोऑपरेट्स, सहकारिता के माध्यम से लोगों को वित्तीय मदद दी जाए। नेक्स्ट, एबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। यहां ये मार्क्सिस्ट के बराबर आ गए फिर से। निजी संपत्ति का उन्मूलन कर दिया जाए, यानी किसी के पास कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं हो। ये गोल मार्क्सिस्ट का भी है। नेक्स्ट,
कैसे होगा ये काम प्राइवेट प्रॉपर्टी की जमींदारी व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाए, सूदखोरी यानी लैंडिंग जिसको कहते हैं मनी लैंडिंग वो खत्म कर दी जाए। नेक्स्ट, जनता या गरीब वर्ग की जरूरतों को ख्याल रखने के लिए क्या होना चाहिए, आवश्यक वस्तुओं का वितरण होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेंशियल गुड्स टू फुलफिल द नीड्स, रेगुलर या डे टू डे नीड्स। नेक्स्ट, सेकुलर स्टेट, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना। और एक चीज अच्छी थी जो मार्क्सिस्ट से हटके है, मैंने पहले भी कहा, मार्क्सिस्ट के यहाँ सबसे ज्यादा फेवर किसका है, लेबर का है ना। लेनिन ने किसको जोड़ा, पीजेंट को। इन लोगों ने किसको जोड़ दिया, इन लोगों ने महिलाओं को जोड़ दिया। इन्होंने शोषित किसको माना, महिलाओं, विमेन्स को माना। तो क्या लिखेंगे, महिला अधिकारों की मांग। ठीक है, तो ये इन पार्टी की विचारधारा है। हाँ, कार्यक्रम था कि सीएसपी की मेंबरशिप उसी को मिलेगी जो कांग्रेस का मेंबर हो। इस तरह से उन्होंने सीएसपी को कम्युनिस्ट इंपैक्ट से बचा लिया, तो जो कांग्रेसी होगा वही सीएसपी को ज्वाइन कर सकेगा। शुरुआत में, बाद में ये शर्त हटा दी गई और अन्य लोगों की, अन्य पार्टी के लोगों को भी इसमें ले लिया गया। यानी शुरुआत में जो इम्पैक्ट था वो बढ़िया था, काम किया उन लोगों ने। ये तो उनके आइडियोलॉजी और वर्क हैं। अब इम्पोर्टेंस देख लेते हैं कि इससे मिला क्या, फाइनली हम इतनी मेहनत किस चीज के लिए कर रहे थे। तो आउटकम्स या परिणाम देखेंगे उनके, कि इन्होंने समाजवादी जो विचारधारा है उसको भारत का एजेंडा बनवा दिया। और अच्छी चीज थी, आजादी के बाद भारत के संविधान में और आज तक ये एजेंडा दिखाई दे रहा है। और इतना महत्वपूर्ण एजेंडा था कि इंदिरा गांधी ने तो इसे भारत के संविधान की प्रस्तावना तक में जुड़वा दिया, सोशलिज्म को। क्लियर है, तो भारत एक सोशलिस्ट कंट्री है, उसको एजेंडे के तौर पर, उसको फॉर्मल तौर पर एक्सेप्ट कराने में इन लोगों की बड़ी भूमिका है और अच्छी चीज थी। इसी की वजह से, इस एजेंडे की वजह से ही भारत के संविधान में डीपीएसपी लाए गए। और आपने पॉलिटी पढ़ाते मैंने आपको बताया था ना कि अगर फंडामेंटल राइट पढ़ते हो तो कौन से गोल मिलते हैं, डेमोक्रेसी मिलती है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। लेकिन जब आप डीपीएसपी पढ़ते हैं तो क्या मिलती है, सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। क्लियर है, तो भारत में डीपीएसपी के माध्यम से सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को समाजवाद ने स्थापित करा है, बड़ी बात है। तीसरा, इन सब ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए इन लोगों ने, जब 1937 में सरकारें बनी कांग्रेस की, आपको याद होगा चुनावों में, है ना, उन सरकारों के माध्यम से पूरे भारत के लिए और अलग अलग राज्यों के लिए किसानों और मजदूरों के हितों के लिए कई कानून बनवाए। किसानों और मजदूरों के फेवर के कई लॉज बनवाए जब कांग्रेस की सरकारें 28 महीने काम कर रही थी तब। तीसरा, जो लोग कम्युनिस्ट थे लेकिन हिंसा के डर से या हिंसा को अच्छा नहीं मानते थे और राष्ट्रीय आंदोलन से नहीं जुड़ पा रहे थे, इस पार्टी ने ऐसे लोगों को भी राष्ट्रीय आंदोलन से, नेशनल मूवमेंट से जोड़ दिया, जो गोल कम्युनिस्ट है लेकिन तरीका में विश्वास नहीं करते थे। इससे नेशनल मूवमेंट का जो पब्लिक बेस था वो और बढ़ा, कांग्रेस या नेशनल मूवमेंट की पहुंच और हिस्सों तक हुई और इसका एरिया वाइड होने लगा। नेक्स्ट, इन लोगों ने राजनीति में भाग तो लिया
लेकिन राजनीति नहीं की। और भारत में ये पहला एग्जाम्पल था, सत्ता प्राप्त होने के बाद भी इन लोगों ने कोई पॉलिटिकल एडवांटेज नहीं लिए, और आजादी के बाद भी दिखाई देता है। आपको याद होगा कि राम मनोहर लोहिया जेपी आजादी के बाद भी क्या नहीं करते, गांधी की तरफ कोई पद धारण नहीं करते। कहने का मतलब यह है कि पॉलिटिकल जो सेक्रीफाइसेस हैं गांधी के बाद इन्हीं लोगों में दिखाई दिए। गांधी की तरह उन्होंने माना कि राजनीति जन सेवा है, ना कि पद की भूख। तो पॉलिटिकल सेक्रीफाइसेस का बहुत अच्छा एग्जाम्पल माने जाते हैं लोग। और सबसे बड़ा योगदान अब दिखाई देगा, आपको याद होगा भारत छोड़ो आंदोलन में, क्विट इंडिया मूवमेंट अंडरग्राउंड चला था, याद है ना? और अंडरग्राउंड कौन कौन चला रहा था, याद है सब? अरुणा असफ अली, पटवर्धन, लोहिया, जयप्रकाश नारायण, उषा मेहता, ये सब कौन थे बेसिकली? ये सब सोशलिस्ट थे। तो लंबे समय तक क्विट इंडिया मूवमेंट को बनाए रखने में, लोगों तक पहुंचाने में इनकी बड़ी भूमिका देखी जाती है। ठीक है, अब इनका क्रिटिसिज्म, आलोचना कर लेते हैं। पहला, आलोचनाएं नहीं है ये, हम लिमिटेशंस कह सकते हैं उनकी। उनके पास राष्ट्रीय आंदोलन में पार्टिसिपेशन को लेकर कोई एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड नहीं था, ढुलमुल रवैया कहते हैं जिसको, है ना? इसका एग्जाम्पल कहाँ मिलता है? जब उन्होंने कैबिनेट मिशन का विरोध किया, क्योंकि आजादी चाह रहे थे ना, तो कह रहे कैबिनेट मिशन का समर्थन नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन प्री का बन गया कि किसने कैबिनेट मिशन का विरोध किया था, तो ये लोग कैबिनेट मिशन का विरोध भी कर रहे हैं। फिर वही बात आ गई कि आजादी चाहिए लेकिन मिशन स्वीकार नहीं। भाई ये संभव कैसे है कि अंग्रेज एक दिन में देश छोड़ के चले जाएं? आपको संविधान भी चाहिए, संविधान सभा भी चाहिए, लेकिन आप कहते नहीं हमारी अपनी होनी चाहिए। तो उन परिस्थितियों में संभव नहीं था कि अंग्रेज ओवरनाइट देश छोड़ दें और आप सब संभाल लें। तो ये थोड़ा सा लगता है कि उनकी स्टैंडिंग कभी बहुत स्ट्रॉन्ग क्लियर दिखाई नहीं देती। ठीक है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल कैबिनेट मिशन का देंगे आप। दूसरा कि कांग्रेस के अंदर जब उन्होंने पार्टी बनाई तो कहा जाता है, माना जाता है कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के लोग भी इसमें आ गए और इसलिए इनका इम्पैक्ट फिर से कम होने लगा। जब तक इन्होंने बाहर के लोगों को अलाउ नहीं किया तब तक इनका प्रभाव बना रहा, और जैसे ही कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के लोग इसमें आने लगे, लोगों ने फिर से इनसे दूरी बनाना शुरू कर दी। इसलिए आप देखते हैं लोहिया और जेपी भारतीय राजनीति में बहुत बड़ा नाम है ना, बहुत कुछ किया उन्होंने, लेकिन कभी भी एक गांधी की तरह, नेहरू की तरह ऑल एक्सेप्टेड लीडर नहीं बन पाए। उसका रीजन यही था कि आइडियोलॉजी में कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशंस आ जाते हैं और लोग ठगे से रह जाते हैं कि अभी तो आप ये कह रहे थे, तो आपने ये कर दिया, है ना? तो इसलिए उनका जो फेस था वो ऑल इंडिया फेस नहीं बना। तो कहने का मतलब, गांधी से प्रभावित होने के बावजूद भी मार्क्सवाद के पास खड़े रहे, इसलिए उनकी स्वीकृति बहुत ज्यादा नहीं थी। तीसरा, भले ही वो अपने आप को सोशलिस्ट कहते रहे हों, लेकिन पब्लिक उन्हें कांग्रेस का नेता ही जानती थी। ये लिमिट भी है और एक क्वालिटी भी है। क्वालिटी इसलिए क्योंकि कांग्रेस से अलग होना भी नहीं चाहते थे, इतना चाहते थे कि कांग्रेस क्या करे, सोशलिस्ट चेहरे को एक्सेप्ट कर ले। तो दोनों जगह लिख सकते थे इसे कि हम भले उनको सोशलिस्ट मान के चल रहे हैं, लेकिन जनता उन्हें कांग्रेस का लीडर ही मान के चलती थी। तो उतनी बड़ी आलोचना नहीं है ये।
जिससे हम बाहर आ सकते हैं। ठीक है, ये है सीएसपी का संगठन क्यों बना ये भी देख लिया, प्रोग्राम क्या था वो भी देखा आपने, और कैसे काम किया आपने वो भी देख लिया, और उस काम के बदले उन्हें क्या मिला